हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो देखिए, इनसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग होमोजीनस कैटालिसिस, हेटेरोजीनस कैटालिसिस इसके बारे में पढ़ रहे थे। इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग कॉलॉइडल सॉल्यूशन और कॉलॉइडल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम साइंटिस्ट ने क्या किया कि डिफरेंट सॉल्यूशंस की स्टडी की, डिफरेंट सॉल्यूशन का डिफ्यूजन कराया थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो देखिए, थॉमस ग्राहम ने क्या स्टडी करी थी, मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या किया, अलग अलग सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन, और उनकी की डिफ्यूजन, उनका कराया डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम डिफ्यूजन कराते हैं किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसको क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। तो हम लोग डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस कराया गया। अलग अलग सॉल्यूट के सॉल्यूशन थे, उनकी ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक स्टडी की गई। तो डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स थे वो तो मेम्ब्रेन में से पास थ्रू हो रहे थे, और कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल उस मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो रहे थे। तो देखिए, थॉमस ग्राहम ने क्या स्टडी की कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल तो उस मेम्ब्रेन में से पास हो रहे थे और कुछ के पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो रहे थे। तो जिसके पार्टिकल पास हो रहे थे उसको बोल दिया गया क्रिस्टलॉइड्स। क्या बोल दिया गया, क्रिस्टलॉइड्स। और जिसके पार्टिकल पास नहीं हो रहे थे उसको बोल दिया गया कॉलॉइड्स। ठीक है। तो ग्राहम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें दो टर्म दिए, एक दिया क्रिस्टलॉइड्स और एक दिया कॉलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स वो थे जिनके पार्टिकल्स पास थ्रू मेम्ब्रेन, पार्टिकल्स पास थ्रू मेम्ब्रेन। और कॉलॉइड्स वो थे जिसके पार्टिकल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो रहे थे, डू नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। चलिए, अब हम लोग बाद में ये पढ़ते हैं कि साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर इन्हीं कॉलॉइड्स की, क्रिस्टलॉइड की स्टडी की। तो पता चला कि जिन सॉल्यूशन के पार्टिकल पास हो रहे थे उसका कारण था कि उनके पार्टिकल का साइज छोटा था, और कॉलॉइड्स जिनके पार्टिकल सॉल्यूशन में से पास नहीं हो रहे थे उनके पार्टिकल का साइज बड़ा था। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स साइज, यहां पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज जो सॉल्यूशंस हैं उनको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। जो सॉल्यूशन थे, जो अलग अलग सॉल्यूशन थे, कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल उसमें से पास हो रहे थे मेम्ब्रेन में से, और कुछ के पार्टिकल पास नहीं हो रहे थे। बाद में फिर साइंटिस्ट ने बहुत डिटेल स्टडी की उन्हीं सॉल्यूशंस की, तो ये पता चला कि जो पार्टिकल साइज है उसकी वजह से वो सॉल्यूशन के पार्टिकल पास हो जाते हैं और किसी के जो पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं होते हैं। तो फिर आगे चल के साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन्हीं साइज के बेसिस पर सॉल्यूशन के तीन क्लासिफिकेशन कर दिए, सॉल्यूशन को तीन भागों में बांट दिया। तो देखिए, पहला था ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा है सस्पेंशन। तो देखिए, हम लोग एक एक करके इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको स्टडी करते हैं। तो देखिए, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है, ट्रू सॉल्यूशंस का जो पार्टिकल साइज है वो है 1 नैनोमीटर। वो क्या है, 1 नैनोमीटर। और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज है 1000 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर से बड़ा। ठीक है, तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन इसके बीच में आ गई। कॉलॉइडल सॉल्यूशन हो गए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो पार्टिकल की बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को तीन भागों में बांट दिया, ट्रू सॉल्यूशन,
कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। चलिए, अच्छा हमारे यहाँ हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं, विजिबिलिटी के दिखने में कैसे हैं, तो देखिए जो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनस है। कैसा है? होमोजीनस। जैसे पानी में नमक मिला दिया जाए तो हम लोग पूरे सॉल्यूशन में क्या देखेंगे? सेम कंपोजिशन देखेंगे। अगर मैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो दे आर हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब है कि जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, वो अलग अलग हम लोग उनको देख सकते हैं। सस्पेंशन, दे आर ऑल्सो हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। चलिए अगर हम लोग विजिबिलिटी में ही और बात करें, अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज करें तब भी हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, या पार्टिकल्स नेवर बी सीन। पार्टिकल क्या होगा? नेवर बी सीन। यहां पर पार्टिकल्स कैन बी सीन, पार्टिकल्स कैन बी सीन थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं, थोड़ा सा पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा तो हम लोग इसको देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो दे कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई। हम लोग इनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। एक तरह से हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी समझ सकते हैं इनको। ठीक है। अगर हम लोग अगला देखें फिल्टरेबिलिटी, अगर हम लोग इनको फिल्टर की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन कैन नेवर बी फिल्टर। ट्रू सॉल्यूशन मतलब इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि एनिमल, ये मान लीजिए मेरे पास एक एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन, तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक दूसरे में इतने मिक्स हैं और सॉल्यूट का पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो वो इसमें से पास हो जाएगा। दे कैन बी फिल्टर्ड थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन, इस तरह से। ठीक, तो ये एनिमल मेम्ब्रेन पे फिल्टर हो जाएंगे। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये तो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, फिल्टरेबिलिटी समझ में आ गई हमारे। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें, एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर हम लोग किसी ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट को पास करें तो क्या होगा? ये दे डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दे शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दे मे और मे नॉट बी शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए एक तरह से हम लोगों ने इन तीनों के क्या पढ़ लिए हैं? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। देखिए अगर हम लोग इनके सेटल डाउन की बात करें कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल नीचे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, तो उस बेसिस पे देखें तो इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो इनके ऊपर ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा। इसके ऊपर कर सकता है और इसके ऊपर कर सकता है। अच्छा, यहाँ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में भी साइज रेंज बहुत है। देखिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। अगर मान लीजिए कोई कॉलॉइडल पार्टिकल जो है वो 1000 नैनोमीटर से थोड़ा सा छोटा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जनरल कॉलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। देखो इसके पार्टिकल तो सेटल डाउन होंगे नहीं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसके भी नहीं होंगे और इसके हो जाएंगे। देखो सेटल डाउन का मतलब क्या है? एक पानी में एक गिलास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी मिला दीजिए और आप लोग उसको ऐसे स्टेयर कर दीजिए और उसको रख दीजिए। तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखेंगे कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो सैंड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बॉटम पर बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और वो ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो बॉटम है उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऐसे ही कॉलॉइडल सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट हैं। देखिए कॉलॉइडल सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हैं उनको समझिए। वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड द सेकेंड वन इज डिस्पर्जन मीडियम। इनको बहुत ही छोटे से तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए डिस्पर्स्ड फेज शॉर्ट में इसको लिख देंगे डीपी और इसको लिख देंगे डीएम। ठीक, डिस्पर्स्ड फेज वो है जिसको घोला जाता है किसमें? सॉल्वेंट में। तो जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है उसी तरह से कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज।
और जिस तरह से सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स्ड फेज को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। ठीक, आई थिंक आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं कोलॉइडल सॉल्यूशन का किया गया क्लासिफिकेशन। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए क्या है क्लासिफिकेशन, तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है, ए बी एंड सी। ए में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है, और एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक सीरियल है, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सेकंड है ऑन द बेसिस, सॉरी पहला वाला हम लोग कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड दिस डिस्पर्जन मीडियम। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम। सिंपल। तो ये तीन बेसिस हैं जिसकी बेसिस पर हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो एक एक करके अब हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ लिखता हूँ डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल ऑफ या टाइप ऑफ कॉलॉइड, टाइप ऑफ कॉलॉइड्स। ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल। ठीक, एक टेबल बन जाएगी छोटी सी हमारे पास। चलिए अब देखें, डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम भी है सॉलिड। दोनों ही फेज क्या हैं, सॉलिड सॉलिड हैं। तो इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हो गए जेम्स या कलरफुल, आप लोग देखते होंगे कलरफुल स्टोन आते हैं, स्टोन के अंदर एक और स्टोन पड़ा रहता है या उसमें जेली सी भरी रहती है जो कलरफुल ग्लास बन जाता है। तो जेम या कलरफुल स्टोन, कलरफुल स्टोन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखें सॉलिड लिक्विड। ठीक, इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा लिक्विड सोल। मतलब लिक्विड में क्या मिला दिया गया है, लिक्विड में सॉलिड मिला दिया गया है। तो लिक्विड में सॉलिड मिला दिया गया है, गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल। आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। देखिए लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया गया है, इसका एग्जाम्पल है लिक्विड सॉल और एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल। ऐसे ही देखें अगला हम लोग, तो देखिए ये सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम है हमारे पास गैस। ठीक, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे हम लोग एरोसॉल। क्या बोल देंगे, एरोसॉल। ठीक, गैस में सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो हम लोग क्या एग्जाम्पल दे देंगे इसका, स्मोक। ठीक, या मिस्ट। चलिए अगला देखें हम लोग, लिक्विड सॉलिड। ठीक है, तो यहां देखें हम लोग सॉलिड में क्या मिला दिया गया है, लिक्विड मिला दिया गया है, सॉलिड में लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल क्या बन सकता है, देखो है तो ये सॉलिड सॉल, तो सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। इसके एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे, चीज। ठीक है, चीज एंड बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। ठीक, नेक्स्ट देखें लिक्विड, लिक्विड, ये बन गया
इमल्शन। लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इमल्शन। इसका एग्जाम्पल है मिल्क एंड बटर। मिल्क एंड बटर, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। नेक्स्ट देखें, लिक्विड और यहाँ पे ले लें गैस, ठीक है। अच्छा, जैसे ही डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है हम लोग इसको क्या बोल देंगे? एरोसॉल। हम इसको बोल देंगे एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या बन जाएगा? वाटर वेपर इन एयर, या इसको बोल सकते हैं हम लोग फॉग, ठीक है। अच्छा, ये जो मिस्ट है वो मिस्ट एक्चुअली में इसका एग्जाम्पल होगी। मिस्ट होती क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे आप लोग कहीं पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ पे बारिश हो, तो आप लोग देखेंगे कि बारिश के साथ साथ में पानी की जो ड्रॉपलेट है वो कंडेंस्ड हो चुकी होती है, मतलब एकदम बर्फ बनने वाली होती हैं। तो बारिश के साथ में जो बर्फ़ की छींटे आते हैं उसको बोलते हैं मिस्ट। एक्चुअली में वो यहाँ पर नहीं था, उसको करेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखें हम लोग, गैस सॉलिड। देखिए रहेगा तो ये सॉलिड सॉल, और इसका एग्जाम्पल रहेगा रबर, ठीक है, या प्यूमिस स्टोन। प्यूमिस स्टोन। चलिए नेक्स्ट देखें, गैस लिक्विड। लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है और गैस कम क्वांटिटी में है। एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी गैस डिसॉल्व इन गैस कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकती है, बिकॉज गैस ऑलवेज डिसॉल्व इन एनी गैस एंड फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। बी पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। देखिए बी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखिए इस बेसिस पर हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। और तीसरा है एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, इसको समझ लीजिए। देखिए मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स का मतलब क्या है कि अगर हम डिस्पर्स्ड फेज के सिंगल पार्टिकल या सिंगल एटम की बात करें तो वो तो आता है ट्रू पार्टिकल की रेंज में, मतलब उसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर के आसपास रहता है। लेकिन जो कई सारे ऐसे एटम आपस में जुड़ जाएंगे तो वो कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाता है। ऐसे समझिए कि ये सल्फर का एक एटम है, ये तो ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा, लेकिन ऐसे ही 8 एटम जुड़ जाते हैं, सल्फर के 8 एटम ऐसे, और ये बना देता है सल्फर का S8 मॉलिक्यूल। तो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स। कई सारे एटम एग्रीगेट होकर, तो मैं यहां लिख देता हूं, एटम्स एग्रीगेट टू फॉर्म कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कॉलॉइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लोग कॉलॉइडल सॉल भी बोल सकते हैं, कॉलॉइडल सॉल या सिंपल सॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। और मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में क्या है कि अकेला पार्टिकल जो है वो कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज में आता है। जैसे मान लीजिए कोई फाइबर है मेरे पास, कोई पॉलीमर है मेरे पास, ऐसे मान लीजिए, तो इसका जो सिंगल पार्टिकल है वही जो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में आता है। इसके एग्जाम्पल क्या बन गए? पॉलीमर, स्टार्च, डीएनए, ठीक है। ये सारे के सारे बन गए मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स। अब आते हैं हम लोग एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। तो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लेस कंसंट्रेशन में है, तब तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो लेस कंसंट्रेशन से ज़्यादा मोर कर दिया, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिला दिया, तो वो बन जाएगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, आपने क्या किया, बाल्टी में पानी लिया और आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर इसमें डाल दिया। आप लोग देखेंगे कि इसमें झाग नहीं बने हैं,
ठीक। लेकिन थोड़ा सा और डिटर्जेंट पाउडर आप लोग इसमें डाल दोगे तो फिर इसमें झाग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये बन गया एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। और यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उसको समझ लीजिए। देखिए वो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है उसको समझिए कि मेरे पास मान लीजिए कोई कपड़ा है, क्लॉथ का पीस है ये, और यहाँ पे लगी हुई है डस्ट, ये डस्ट लगी हुई है, कोई गंदगी लगी हुई है, ठीक है। हमेशा याद रखना डस्ट जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागती है। तो अगर मैं अब इसको पानी में इसको भिगोता हूँ तो पानी के द्वारा इस डस्ट को हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी इसको अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। अगर हम लोग इसमें सोप मिला दें या डिटर्जेंट मिला दें, तो जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, मतलब सोप का जो मॉलिक्यूल है इसकी स्ट्रक्चर का ये फॉर्मूला है RCOONA, ठीक। तो यहाँ पर ये जो हेड है ये है पोलर हेड है ये, दिस वन, और ये जो उसकी टेल है ये है नॉन पोलर। आप समझ रहे हैं, पोलर हेड जो है वो होगा हाइड्रोफिलिक और जो टेल जो नॉन पोलर है वो होगी हाइड्रोफोबिक। तो होगा क्या कि यहाँ इस डस्ट में जुड़ जाएंगे सोप के मॉलिक्यूल, ऐसे सोप के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और इसको वाटर में खींचने का प्रयास करेंगे। ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे इस कपड़े को साफ करने के लिए ब्रश लगाएंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और डस्ट कहाँ आ जाएगी, सॉल्यूशन में। तो अब इस डस्ट पार्टिकल के चारों ओर घिरे हुए हैं सोप मॉलिक्यूल, और इस सोप मॉलिक्यूल के द्वारा डस्ट को घेरा गया है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। और हमने डिटर्जेंट की जो कंसंट्रेशन इसमें ऐड करी है जिस पर झाग बन गए हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CMC। और जिस टेम्परेचर पर मिसाइल का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। देखिए मैंने छोटे छोटे नोट्स बना दिए हैं, डिटेल में नहीं आता पूरा चैप्टर। तो ये था, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये आप लोग 10th क्लास में पढ़कर आए ही हैं, तो अगर कोई डाउट हो तो 10th क्लास की NCERT में आप लोग चेक कर सकते हैं, और NCERT में भी अभी 12th क्लास की NCERT में भी ये गिवन है। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। C क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसको देखिए, इस बेसिस पर कोलॉइडल सॉल्यूशन 2 टाइप के हैं। पहला है लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, और दूसरा है लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, लायो का मतलब है लिक्विड और फिलिक का मतलब है लविंग, और यहाँ पर लायो का मतलब लिक्विड और फोबिक का मतलब है फियरिंग। मतलब यहाँ पर ऐसे समझिए कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड फेस है वो डिस्पर्जन मीडियम की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन रखता है। यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो वीक है या तो नहीं है। इस बेसिस पर हम लोग लायोफिलिक को हाइड्रोफिलिक भी बोल देते हैं, हाइड्रोफिलिक, और इसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और समझिए, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको इजीली बनाया जा सकता है, इजीली प्रिपेयर्ड, कैन इजीली प्रिपेयर्ड। ये कैसे होगा भाई, ये डिफिकल्टी के साथ प्रिपेयर्ड होगा, मतलब कोई स्पेशल टेक्निक हमको यूज करनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। इनको तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिला दीजिए तो हमको लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, इसीलिए हम लोग इसको इंट्रिंसिक कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी के नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए, क्योंकि जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं बोल रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट्स में लिखिए। चलिए, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, स्टेबिलिटी, तो दे आर
मोर स्टेबल। लायोफिलिक में क्योंकि जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो चार्ज की, तो देखिए कॉलॉइडल पार्टिकल्स जो लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं या तो उन पर चार्ज नहीं होगा, अगर चार्ज होगा तो बहुत कम चार्ज होगा, या तो चार्ज होगा ही नहीं, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, और दे हैव वेरी वेरी मच लिटिल चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, दे हैव डेफिनेट चार्ज, इनके ऊपर डेफिनेट चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखना, कॉलॉइडल्स पूरे कॉलॉइडल सॉल्यूशन पे या तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा या कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं, देखिए तो सरफेस टेंशन को ऐसे समझिए कि जब डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स्ड फेज मिल चुका है, घुल चुका है, तो डेफिनेटली सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम। यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में इंटरेक्शन नहीं है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम में घुला नहीं है, तो सरफेस टेंशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जहाँ सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगी, उसको डिफिकल्टी से बनाएंगे हम लोग। चलिए, अगर मैं लायोफिलिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी लगा दूँ तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन का कोई मूवमेंट नहीं होगा, होगा तो बहुत छोटा होगा क्योंकि चार्ज जो है बहुत कम है। यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करता हूँ लायोफोबिक कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, तो देखो अगर वो नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइडल सॉल्यूशन है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा और वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एक पॉइंट और समझिए, अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो गया तो उसको दोबारा बनाना पॉसिबल नहीं होगा, होगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी के साथ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वंस दे प्रिपेयर्ड इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो दोबारा से फिर हम इसको बना नहीं पाएंगे, तो क्या बोल देंगे, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। यहाँ क्या है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन है, इसको ब्रेक कर दीजिए इंटरेक्शन को, तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग हो गए, फिर दोबारा से मिला दीजिए इनको, दैट मीन्स दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे आज की वीडियो क्लास के टॉपिक जिसमें हम लोगों ने कॉलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया है 3 बेसिस पर, वो आपके सामने था। तो अच्छे से नोट्स बनाइए पॉइंट वाइज, गर्मी बहुत है इसीलिए मैं वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रख रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और फैन हम चला नहीं सकते क्योंकि फिर साउंड में प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छे से नोट्स देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको चाहे वो अच्छा लग रहा है चाहे बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो अच्छे कमेंट करिए, बुरा लग रहा है तो डेफिनेटली उस पर बुरा कमेंट करिए, लेकिन मुझे बताइए कि मेरे वीडियो आप लोगों को लग कैसे रहे हैं। अगर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं इम्प्रूव अपने आप को नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बनाइए और पॉइंट वाइज पढ़िए सारी चीज़ों को, बहुत छोटा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर नहीं है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, वैसे करते नहीं हैं आप।